हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया और आज की वीडियो में आप लोगों के लिए एक सब्जेक्ट लेके आया हूँ। सबसे पहले बात कर लेते कि ये जो हम सब्जेक्ट यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं वो किस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है 24 सितंबर 2022 को आपका व्यापम सब इंजीनियर का एग्जाम होने वाला है। तो इसके लिए हम लोग एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं टेक्निकल में, डेट इज क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग। इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि आपके एग्जाम में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सब्जेक्ट स्टार्ट करने के पहले मैं आपको बताना चाहता हूं प्रीवियस ईयर का एनालिसिस। ऑलरेडी प्रीवियस ईयर के एनालिसिस पर हमने वीडियो पर्टिकुलर डाली हुई है, आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है उस वीडियो की, तो आप उस लिंक पे जाके उस वीडियो को देख सकते हो। एक बार फिर से हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे बोर्ड पर देख पा रहे होगे, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे एमपी सब इंजीनियर सब्जेक्ट वाइज प्रीवियस ईयर एनालिसिस। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया है कि मैं यहाँ पे सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग की। ठीक है, तो क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग आप ये लास्ट में यहाँ पे देख रहे होंगे। ठीक है, लास्ट में आपका ये सब्जेक्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है QSC, क्लियर, क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग। तो अगर मैं 2017 की बात करूं तो 17 में QSC सब्जेक्ट से 7 to 8 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। अगर मैं 18 में बात करूं तो जो फर्स्ट शिफ्ट में आपका पेपर हुआ था उसमें 4 to 5 क्वेश्चंस आए थे। अगर मैं 18 में इवनिंग शिफ्ट में बात करूं तो इसमें 3 to 4 क्वेश्चंस आपसे QSC से पूछे गए थे। अगर मैं 18 में ही बात करूं इवनिंग शिफ्ट में, क्लियर, तो मतलब नेक्स्ट डेट में जो आपका पेपर हुआ था उसमें भी 3 to 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। नेक्स्ट अगर मैं 2020 की बात करूं तो इसके अंदर आपको फर्स्ट शिफ्ट में 10 क्वेश्चन पूछे गए थे और सेकेंड शिफ्ट में जो आपका पेपर हुआ था उसमें आपसे 4 क्वेश्चंस पूछे गए थे। मतलब अगर मैं इसका एवरेज यहाँ पे निकालूं, क्या निकालूं, एवरेज अगर मैं यहाँ पे निकालूं तो 2015 से लेके 2020 तक QSC सब्जेक्ट से एवरेजन अगर देखा जाए तो 6 क्वेश्चंस, मतलब 6 क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में एवरेजन पूछे ही जाते हैं। मतलब छोटा सा सब्जेक्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा सिलेबस इसका नहीं है और 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इस सब्जेक्ट से पूछे जा रहे हैं। मतलब आप अगर अच्छे से इसके टॉपिक्स को प्रिपेयर कर लो तो ये 6 के 6 क्वेश्चंस आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे सिलेबस की बात करूं कि सिलेबस में है क्या, QSC सब्जेक्ट जो है जिससे एवरेज 6 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो उसके सब्जेक्ट के सिलेबस के अंदर आपको क्या क्या चीजें पढ़ना है, क्लियर। तो अपन यहाँ पे क्वांटिटी सर्वेइंग एंड कॉस्टिंग सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करें तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका यहाँ पे आता है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, क्लियर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहला आपका जो टॉपिक है एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग, मतलब एस्टिमेशंस क्या कहलाता है, कितने टाइप का आपका होता है, क्लियर। तो यहाँ से एक क्वेश्चंस बनने की संभावना आपकी पूरी रहती है कि जो इंट्रोडक्शन वाला पार्ट होता है वहां से एक क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है, क्लियर। और नेक्स्ट कुछ टेक्निकल टर्म्स होती हैं, उसके मीनिंग्स पूछे जा रहे हैं कि भाई इनका मतलब क्या होता है, क्लियर। टेक्निकली जैसे हम बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल हो गया, टेक्निकल सैंक्शन आपका हो गया, वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट आपका हो गया, टूल एंड प्लांट्स हो गया है, ARAM हो गया है, क्लियर। तो इन सारी टर्म्स का टेक्निकल मतलब क्या होता है, तो ये आपको मीनिंग यहाँ पे बताना है। नेक्स्ट है कि आप एस्टिमेटिंग क्यों करते हो, इसका पर्पज क्या है, क्लियर। नेक्स्ट टाइप ऑफ एस्टिमेट, ये इंडिविजुअल टॉपिक आपका हो गया, जैसे कि डिटेल्ड एस्टिमेट के बारे में आपको पढ़ना है, रिवाइज्ड एस्टिमेट के बारे में पढ़ना है, सप्लीमेंट्री एस्टिमेट के बारे में पढ़ना है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर एस्टिमेट के बारे में पढ़ना है, स्पेसिफिकेशंस आपके क्या होते हैं वो पढ़ना है, मोड्स ऑफ मेजरमेंट क्या क्या हैं वो आपको पढ़ना है, क्लियर। नेक्स्ट आपको पढ़ना है यहाँ पे रेट एनालिसिस, क्लियर। रेट एनालिसिस से भी आपको एक क्वेश्चन मिलेगा देखने को, ठीक है। नेक्स्ट है आपका टेकिंग आउट क्वांटिटी ऑफ वर्क फॉर द रोड, क्लियर। मतलब अगर आप रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसकी क्वांटिटी को आप कैसे निकालोगे, क्लियर। नेक्स्ट आपका डैम हो गया, कैनाल हो गया, रेलवे एम्बैंकमेंट हो गया, सीमेंट कॉन्क्रीट रोड हो गया, RCC वर्क अगर आप कोई स्ट्रक्चर बना रहे हो तो उसकी क्वांटिटी को कैसे फाइंड आउट करोगे, कलवर्ट और ब्रिज आपका है उसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, मतलब क्वांटिटी को कैसे एस्टिमेट करोगे। और नेक्स्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आपका यहाँ पे वैल्यूएशन का आ जाता है, क्लियर। तो अगर मैं मेनली यहाँ पे आपसे बात करूँ तो मेनली आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक तो यहाँ पे आपका हो जाता है
एस्टीमेट कि एस्टीमेट क्या है, एस्टीमेट कितने टाइप का होता है, ये आपको कवर अप कर लेना है। क्लियर, टाइप्स ऑफ एस्टीमेट आपको पूरे पढ़ लेना है। आपको नेक्स्ट यहाँ पे सारी की सारी मीनिंग्स की मैं बात कर रहा हूँ, मीनिंग्स ऑफ टेक्निकल टर्म, जितनी भी टेक्निकल टर्म आपकी होती हैं, क्लियर, जितनी भी आपकी टेक्निकल टर्म आपकी होती हैं उन टेक्निकल टर्म्स का मीनिंग आपको पता होना चाहिए क्या कहलाता है। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है यूनिट से। क्लियर, जैसे इसने अभी एक टॉपिक की बात की थी, अगर आप इसमें देखो टॉपिक आपका यहाँ पे क्या आ रहा है, टॉपिक आपका यहाँ पे ये आ रहा है मोड ऑफ मेजरमेंट। क्लियर, मोड ऑफ मेजरमेंट, आप कैसे मेजरमेंट कर रहे हो और क्वांटिटी को आप जो निकाल रहे हो, तो भाई क्वांटिटी को जो आप निकाल रहे हो तो उस क्वांटिटी का, क्लियर, नेक्स्ट में क्या बोल रहा हूं, आप क्वांटिटी को फाइंड आउट कर रहे हो, तो जो क्वांटिटी भी आपने यहाँ पे निकाली हुई है उस क्वांटिटी को किस यूनिट में आपने मेजर किया है, क्या किया है, किस यूनिट में मेजर किया है, तो इससे आपको क्वेश्चंस एक देखने को मिलेगा। क्लियर, 100% आपको मिलता है। नेक्स्ट आपको डेप्रीसिएशन पढ़ना है, नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है, डेप्रीसिएशन आपको पढ़ना है, तो डेप्रीसिएशन से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नेक्स्ट जैसे कि एक और टॉपिक आपका आया वैल्यूएशन, तो वैल्यूएशन से भी आपको क्वेश्चंस पूछा जाएगा। क्लियर, और आपका जो मैंने बताई दिया रेट एनालिसिस, तो रेट एनालिसिस से भी आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। क्लियर, तो सब्जेक्ट छोटा है, बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है, और एवरेज 6 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो आप समझ सकते हो कि ये 6 के 6 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो, 1 या 2 दिन में आपका ये सब्जेक्ट इजीली खत्म हो जाता है। और इसके एमसीक्यू की भी अगर मैं बात करूं तो एमसीक्यू भी बहुत ज़्यादा नहीं है, जो रेगुलर डेली लाइफ में आप कंस्ट्रक्शंस देखते हो, जैसे आरसीसी स्ट्रक्चर्स की अपन बात कर रहे हो, तो आरसीसी में जैसे आपने देखा कॉलम हो गया आपका, बीम आपका हो गया, एक्सकेवेशन का वर्क आपने देखा है, ब्रिक वर्क आपने देखा है, स्टोन मैसोनरी आपने देखा है, ठीक है, जो आपका शटरिंग होता है, शटरिंग आपने देखा है, रेनफोर्समेंट आपका बनता है, तो रेनफोर्समेंट के लिए आपने देखा है सैंड भाई आ रही है, साइड के ऊपर सीमेंट आ रहा है, तो इन सब की यूनिट्स आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेजरमेंट आपका हो रहा है किस यूनिट में आप इसका मेजरमेंट करते हो। क्लियर, तो अपन देखते हैं अभी आगे। ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया है कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट से प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, क्या सिलेबस आपको पढ़ना है आपकी व्यापम सब इंजीनियर एग्जाम के अकॉर्डिंग। क्लियर, तो आज की क्लास में हम एक टॉपिक स्टार्ट यहाँ पे करेंगे और बेसिक टॉपिक हमारा यहाँ पे स्टार्ट होगा। ठीक है, बेसिक टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे और हमारा पहला टॉपिक जो होगा जहां से एक क्वेश्चन आपको आपकी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा, एस्टीमेट क्या कहलाता है और कितने टाइप का एस्टीमेट होता है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपका पक्का है जो आपकी एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। क्लियर, तो आप जैसे देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने पीडीएफ को ओपन कर दिया है, ये पीडीएफ है, और क्योंकि अब हमारे पास टाइम नहीं बचा है कि अपन बोर्ड पे इसको प्रॉपर तरीके से लिखें और समझें। क्लियर, तो अपने को ये पीडीएफ के बेसिस पे ही पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ये पीडीएफ आपको चाहिए तो ये पीडीएफ भी मैं आपको प्रोवाइड यहाँ पे करा दूंगा। क्लियर, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पे। तो जैसे कि हमारा यहाँ पे टॉपिक जो है एस्टीमेट एंड एस्टीमेशन। क्लियर, टॉपिक की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो हमारा टॉपिक क्या है, एस्टीमेट एंड एस्टीमेशन। तो एस्टीमेट एंड एस्टीमेशन क्या कहलाता है, क्लियर, क्या कहलाता है एस्टीमेट एंड एस्टीमेशन। सबसे पहले तो बात ये आती है। क्लियर, तो इन्होंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बिफोर टेकिंग अप एनी वर्क फॉर इट्स एग्जीक्यूशन the owner or builder should have a thorough knowledge about the volume of work that can be completed within the limit of his fund or the probable cost that may be required to complete the proposed work। मतलब कहने का ये है कि अगर हम किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क की यहाँ पे बात करते हैं तो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क को स्टार्ट करने के पहले हमें ये पता होना चाहिए कि भाई कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क मुझे यहाँ पे करना है और उस वॉल्यूम ऑफ वर्क के लिए हमें कितना फंड चाहिए, हमारे पास कितना पैसा होना चाहिए कि हम ये वॉल्यूम ऑफ वर्क कर सकें। ठीक है, तो कहने का अगर मैं सिंपल शब्दों में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूं तो आप सीधा सीधा यहां पे बोल सकते हो कि ये जो वर्ड आपका एस्टीमेट लिखा हुआ है, ये एस्टीमेट आपका क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका क्या, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क। क्लियर,
तो एस्टिमेट को सिंपल से शब्दों में आप क्या बोलोगे, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क। और ये जो प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क आपको मिलता है, ये आपको कब मिलता है, ये आपको मिलता है बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट। कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के पहले जो कॉस्ट हम निकालते हैं वो कॉस्ट हमारी एस्टिमेट कहलाती है। वो कॉस्ट हमारी क्या कहलाती है, वो कॉस्ट हमारी एस्टिमेट यहाँ पर कहलाती है। क्लियर। तो ये सिंपल सी जो डेफिनेशन है वो यही आपके ऑप्शन में ऐसे ही आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आएगा। क्लियर, ऐसे ही आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे बन के आएगा। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट अगर सेंटेंस आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, इट इज देयर फॉर नेसेसरी टू प्रिपेयर द प्रोबेबल कॉस्ट और एस्टिमेट फॉर द प्रपोज्ड वर्क फ्रॉम इट्स प्लान एंड स्पेसिफिकेशन। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क को निकालना है, मुझे क्या करना है, प्रोबेबल कॉस्ट ऑफ वर्क को अगर मुझे निकालना है तो मुझे प्लान एंड स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, प्लान एंड स्पेसिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। क्लियर। साथ ही साथ इसमें एक चीज और मिसिंग है, अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट हमारा रेट भी यहाँ पे आता है, मुझे रेट की भी जरूरत पड़ेगी। क्लियर, किसकी जरूरत पड़ेगी, रेट की भी जरूरत पड़ेगी। तो किसी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए अगर मुझे प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करना है तो मुझे प्लान की जरूरत है, स्पेसिफिकेशन की जरूरत है और रेट की जरूरत है। अच्छा, स्पेसिफिकेशन से यहाँ पे मतलब होता है जो मटेरियल हम यूज करने वाले हैं भाई उस मटेरियल की प्रॉपर्टी या उस मटेरियल की कैरेक्टरिस्टिक्स के हम कौन सा मटेरियल यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ठीक है। प्लान से मुझे डायमेंशंस पता चल जाती हैं। ठीक है। और रेट तो आपको पता ही है। क्लियर, कि रेट हमें कहाँ से पता चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि हम भाई यहाँ पे एस्टिमेट करने के लिए बैठे हुए और हम मार्केट जा रहे हैं, मार्केट में पूछ के आ रहे हैं 4 दुकानों पर कि सीमेंट का रेट क्या है, ऐसा नहीं है। क्लियर। ये रेट जो हैं ये रेट आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये रेट आपको मिलेंगे SOR से। कहाँ से मिलेंगे, SOR से आपको ये रेट मिल जाएंगे। SOR मतलब क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट। SOR मतलब क्या होता है, शेड्यूल ऑफ रेट, जो PWD के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। किसके द्वारा मेंटेन किए जाते हैं, PWD के द्वारा मेंटेन किए जाते हैं। क्लियर। अब देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है कि अगर क्वेश्चन यहाँ पे ये बनना चाहिए कि भाई प्रोबेबल कॉस्ट की जरूरत क्या है। क्लियर। तो देखो प्रोबेबल कॉस्ट की जरूरत मैंने क्या बोला कि बिफोर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने के पहले मुझे यह पता होना चाहिए कि कितना वॉल्यूम ऑफ वर्क मुझे करना है और उस वॉल्यूम ऑफ वर्क के एवज में मेरे पास कितना फंड अवेलेबल है। अगर मुझे प्रोबेबल कॉस्ट पता नहीं होगी तो पता चला कि फंड ही हमारा शॉर्ट पड़ गया, फंड हमारे पास है ही नहीं है, काम रुक जाएगा। बहुत सारी कंस्ट्रक्शन आपने देखे होंगे जो चलते हैं कि कंपनियों के फंड खत्म हो जाते हैं तो वो काम बहुत ज़्यादा डिले हो जाता है, पड़ा रहता है। क्लियर। तो अगला पॉइंट इन्होंने यही बोला है कि अदरवाइज इट मे सो हैपन दैट द वर्क हैज टू बी स्टॉप्ड बिफोर इट्स कंप्लीशन ड्यू टू द शॉर्टेज ऑफ फंड और ऑफ मटेरियल्स। क्लियर। इसलिए मुझे वॉल्यूम ऑफ वर्क के बारे में पता होना चाहिए और मुझे फंड के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए मुझे प्रोबेबल कॉस्ट पता होना चाहिए। इसलिए हम प्रोबेबल कॉस्ट को क्या करेंगे, इसलिए हम प्रोबेबल कॉस्ट को फाइंड आउट करेंगे और प्रोबेबल कॉस्ट आपको पता होनी चाहिए बिफोर कंस्ट्रक्शन। क्लियर। अब आपके मन में एक और क्वेश्चन आना चाहिए था, सर प्रोबेबल कॉस्ट होगी ये तो बिफोर कंस्ट्रक्शन, आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो हमारी कॉस्ट यहां पे निकल के आएगी वो कॉस्ट क्या होगी। तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन क्या बोल रहा हूं मैं कि अगर आफ्टर कंस्ट्रक्शन की मैं बात कर रहा हूं तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो कॉस्ट मुझे मिलती है, ये जो कॉस्ट आपकी होती है, यह कॉस्ट आपकी होती है एक्चुअल कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है, एक्चुअल कॉस्ट होती है। क्लियर। तो आफ्टर कंस्ट्रक्शन जो मुझे कॉस्ट मिलेगी वो हमारी एक्चुअल कॉस्ट होगी और बिफोर कंस्ट्रक्शन जो हमें कॉस्ट मिलेगी वो हमारी प्रोबेबल कॉस्ट होगी या एस्टिमेटेड कॉस्ट होगी। क्लियर। क्या होगी, प्रोबेबल कॉस्ट होगी या फिर एस्टिमेटेड कॉस्ट हमारी यहां पर होगी। क्लियर। तो अब यहां पे अपन डायरेक्टली एक डेफिनेशन की बात करें कि एस्टिमेट की डेफिनेशन क्या निकल के आएगी। तो एस्टिमेट की डेफिनेशन आप देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, एन एस्टिमेट फॉर एनी कंस्ट्रक्शन वर्क मे बी डिफाइन एज द प्रोसेस of calculating the quantities and cost of the various items required in connection with the work। क्लियर। मतलब आप क्वांटिटी निकाल रहे हो, आप उन क्वांटिटी के एवज में
कॉस्ट को भी फाइंड आउट कर रहे हो। क्लियर? तो ये सारी प्रोसेस जो आपकी होती है, ये सारी चीजें कैलकुलेट करने की जो प्रोसेस होती है वो हमारा एस्टीमेट कहलाता है। वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा यहाँ पे एस्टीमेट कहलाता है। क्लियर? तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये बोलता है कि जब भी हम एस्टीमेट करते हैं, जब भी हम एस्टीमेट को बनाते हैं तो 3 to 5% किसका? एस्टिमेटेड कॉस्ट का, जो भी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के आई है। सपोज फॉर एग्जांपल मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ कि मेरी जो एस्टिमेटेड कॉस्ट यहाँ पे निकल के आई है वो निकल के आई है 10 लाख रुपए। कितना निकल के आया है? 10 लाख रुपए मेरा यहाँ पे निकल के आया है। और ये 10 लाख रुपए जो मेरा निकल के आया है, ये 10 लाख रुपए मेरा क्या है? ये 10 लाख रुपए मेरा है एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्या है? ये 10 लाख रुपए मेरे हैं एस्टिमेटेड कॉस्ट के। तो इस 10 लाख रुपए का 3 से 5% आपको किसके लिए देना है? तो 3 से 5% आपको देना है कॉन्टीजेंसीज के लिए। किसके लिए देना है आपको? कॉन्टीजेंसीज के लिए आपको देना है। अच्छा, एक कॉन्टीजेंसीज के लिए क्यों देना है? कि जो मिसलेनियस पेटी एक्सपेंडिचर, पेटी मतलब छोटे छोटे जो एक्सपेंडिचर होते हैं जो आपके एस्टिमेट में इंक्लूड नहीं होते हैं, भाई उनका खर्चा जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझो भाई कि आप घर चलाते हो, आप जॉब कर रहे हो, आपकी सैलरी 20,000 रुपये आपकी सैलरी मिल रही है। अब बड़े बड़े खर्चे तो आपको पता है कि भाई राशन के लिए मुझे 5,000 रुपये देना है, इस चीज़ के लिए मुझे इतना रुपये देना है। लेकिन बीच में अगर मैं बात करूं कि बीच में छोटी मोटी चीजें आप लेके आ जाते हो। क्लियर? तो ये छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं वो तो आपने काउंट ही नहीं किए हुए थे। क्लियर? तो ऐसे छोटे मोटे जो मिसलेनियस एक्सपेंडिचर होते हैं उसको कवर अप करने के लिए एक कॉन्टीजेंसीज के लिए हम 3 to 5% एस्टिमेटेड कॉस्ट का अमाउंट प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बोलूं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट, तो ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट का भी अमाउंट आपको ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 1.5 to 2%। क्लियर? तो ये जो परसेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं ना, ये परसेंट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अब आपके मन में होगा सर ये वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट क्या होता है? तो भाई देखो, कुछ जब कंस्ट्रक्शन की साइट हमारी स्टार्ट होती है तो कुछ एम्प्लॉय ऐसे होते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो चौकीदार ले लो आप सबसे पहले। ठीक है, मुंशी वगैरह भी आपके होते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी अपॉइंट नहीं करती है डायरेक्टली। कंपनी ऐसा नहीं है कि कंपनी ने वैकेंसी निकाली कि भाई मुझे चौकीदार की जरूरत है, आओ हम इंटरव्यू ले रहे हैं, ऐसा नहीं है। जिस जगह पे साइट आपकी होती है उस जगह पे डायरेक्टली इनको रिक्रूट कर लिया जाता है और इनको डायरेक्ट उनके काम के बेसिस पे पेमेंट दिया जाता है। क्लियर? वो आपका वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट की कैटेगरी में आता है। क्लियर? अब देखो, अब कोई डिपार्टमेंट होगा जो उस काम का क्या कर रहा होगा? उस काम का सुपरविजन करेगा, देख रेख करेगा, उसके अंडर में वो काम पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हो रहा है। तो सुपरविजन और डिपार्टमेंटल चार्जेस भी आपको एस्टिमेटेड कॉस्ट में देना है। और इसका कितना अमाउंट होगा? इसका अमाउंट होगा 5 to 10%। क्लियर? इसका कितना अमाउंट होगा? 5 to 10% आपका अमाउंट यहां पर होगा। ठीक है, अब ये तो अपन ने बेसिक डेफिनेशन यहां पे समझी है। बेसिक डेफिनेशन अपन ने ये समझी है कि एस्टिमेट क्या कहलाता है, एस्टिमेटेड कॉस्ट को आप कैसे फाइंड आउट यहां पे करते हो। ठीक है, ये अपन ने यहां पे समझा है। ठीक है, पहली हमारा यहां पे जो टॉपिक था एस्टिमेट वाला वो अपन ने कंप्लीट किया है। अब यहां पे नेक्स्ट टॉपिक आपका ये आता है कि कौन कौन से डेटा की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी, कौन कौन से डेटा की मुझे रिक्वायरमेंट रहेगी, क्या करने के लिए? एस्टिमेट करने के लिए। क्लियर? तो डेटा नीडेड फॉर टेकिंग एस्टिमेट, एस्टिमेट करने के लिए मुझे कौन कौन से डेटा की यहां पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अपन डेटा की बात कर लेते हैं। वैसे तो मैंने आपको अभी शुरुआत में बता दिया था कि कौन कौन सा डेटा आपको चाहिए। ठीक है, चलो डेटा की अगर मैं आपसे यहाँ पे बात करूँ तो मुझे डेटा की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला मुझे ड्राइंग यहाँ पे चाहिए। क्या चाहिए? ड्राइंग चाहिए। अच्छा, यहाँ पे आप ऐसा भी बोल सकते हो प्लान। क्लियर? प्लान एंड ड्राइंग, ये आपका पूरा का पूरा वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मुझे प्लान एंड ड्राइंग दोनों की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? अच्छा, प्लान एंड ड्राइंग की मुझे जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई डायमेंशंस के बारे में मुझे कैसे पता चलेगा? तो डायमेंशंस तो मुझे यहीं से पता चलेगी जिससे मैं वॉल्यूम ऑफ वर्क को कैलकुलेट कर पाऊंगा। क्लियर? तो वॉल्यूम ऑफ वर्क अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो प्लान एंड ड्राइंग की मुझे आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगी। क्लियर? तो ड्राइंग के अंदर इन्होंने बोला है कि भाई प्लान भी आ गया,
एलिवेशन भी आ गया, सेक्शंस आ गए हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स के, क्लियर, अपन सेक्शन काटते हैं ना, क्लियर, तो ये सारी चीजें आपकी आ गई हैं, तो ये ड्राइंग की मेरे को जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट बात करता हूं स्पेसिफिकेशन की, आप किस क्वालिटी का मटेरियल यहाँ पे लगाना चाहते हो, क्लियर। तो अब देखो जनरल स्पेसिफिकेशन भी होते हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन भी होते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो स्पेसिफिकेशन आपका होता है ये स्पेसिफाइड डिस्क्रिप्शन आपका होता है ऑल वर्कमैनशिप, प्रॉपर्टीज, प्रोपोर्शन ऑफ मटेरियल जो आपको रिक्वायर्ड है कंस्ट्रक्शन करने के लिए, क्लियर। तो ये सारी चीजें आपको कहां पे मिलेंगी, स्पेसिफिकेशन में मिलेंगी। नेक्स्ट आता है हमारा रेट, क्लियर। मुझे नेक्स्ट किसकी जरूरत पड़ेगी, रेट की जरूरत पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैंने क्वांटिटी तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ वर्क मतलब कि क्वांटिटी तो मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब क्वांटिटी अगर मैंने कैलकुलेट कर ली है तो मुझे रेट की जरूरत है। तो रेट्स आपको कहाँ से मिलेंगे, जैसे कि कोई आइटम ऑफ वर्क आप कर रहे हो, स्किल्ड लेबर आपकी जो है और अनस्किल्ड लेबर जो आपकी उसको भाई भत्ते भी आपको देना है, मतलब मजदूरी उनको देना है, ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्टिंग वगैरह के बारे में। तो ये सारे के सारे जो रेट आपके होते हैं ये आपके कहाँ से निकाले जाते हैं, तो यह आपको मिलते हैं SOR से। कहां से मिलते हैं, SOR शेड्यूल ऑफ रेट से आपको मिलते हैं। और ये शेड्यूल ऑफ रेट जो आपका होता है ना ये PWD डेटा बुक में आपको मिलेगा, मतलब PWD के द्वारा आपका मेंटेन किया जाता है। या फिर आप रेट को एनालिसिस भी कर सकते हो, क्लियर। एक टॉपिक ही है आपका पूरा का पूरा एनालिसिस ऑफ रेट, क्लियर। तो एनालिसिस भी कर सकते हो, वहां से भी आप रेट को फाइंड आउट कर सकते हो, क्लियर। तो ये 3 डेटा अपने को जरूरत पड़ेंगे, प्लान एंड ड्राइंग, स्पेसिफिकेशन और रेट्स, क्लियर। इन तीनों के बेसिस पर मैं क्या कर सकता हूं, मैं एस्टिमेटेड कॉस्ट को, मैं क्या कर सकता हूं, एस्टिमेटेड कॉस्ट को फाइंड आउट कर सकता हूं, क्लियर, क्लियर। एस्टिमेटेड कॉस्ट को मैं फाइंड आउट यहां पे कर सकता हूं, ठीक है। तो ये हमारा डेटा रिक्वायर्ड हो गया। अब नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं पर्पज ऑफ एस्टिमेटिंग, एस्टिमेटिंग का पर्पज, क्लियर। क्या पर्पज है एस्टिमेटिंग का, क्लियर। तो सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पहले अगर मैं पर्पज की बात करूं तो फर्स्ट पर्पज आपका क्या लिखा हुआ है, टू असर्टेन द नेसेसरी अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड बाय द ओनर टू कंप्लीट द प्रपोज्ड वर्क। जो भी प्रपोज्ड वर्क है उसको कंप्लीट करने के लिए ओनर को कितने पैसे की जरूरत है, कितने अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत है, कितना फंड उसके पास होना चाहिए इस काम को कंप्लीट करने के लिए। तो ये चीज अगर मैं आपसे बात करूं, इसकी अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं तो ये मुझे कैसे मिलेगा, ये तो मुझे एस्टिमेटिंग से मिलेगा। एस्टिमेटिंग नहीं होगी तो नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पहला ये पर्पज हो गया। दूसरा देखो, दूसरा फॉर पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क एस्टिमेट आर रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, अलॉटमेंट ऑफ फंड एंड टेक्निकल सेक्शन। अगर मैं पब्लिक कंस्ट्रक्शन वर्क की बात कर रहा हूं, कोई सरकारी काम आपका हो रहा है तो उसके लिए आपको फंड अलॉट करवाना। अब ऐसा तो है नहीं है कि आप बैठे हुए अपने डिपार्टमेंट में, आपने बोला अरे एक काम करो, वहां पे जमीन पड़ी हुई है, वहां पे एक बिल्डिंग खड़ी कर दो। अब आपने बोल दिया कि हाँ बिल्डिंग खड़ी कर दो। अब ऐसा तो है नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास आप जाओगे, सर वहां पे मेरे को बिल्डिंग खड़ी करना है, उसके लिए मेरे को 3 करोड़ रुपए की जरूरत है, आप दे दो। और आपने बोला और उन्होंने दे दिया, ऐसा होता है क्या, नहीं होगा ना। एक प्रोसीजर चलती है। तो उस प्रोसीजर की बात वही कर रहा है कि आपने को एस्टिमेट की जरूरत इसलिए भी पड़ेगी कि आपको एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल लेना है, आपको फंड का अलॉटमेंट करना है, आपको टेक्निकल सैंक्शन कराना है, तो इसके लिए भी आपको एस्टिमेटिंग की जरूरत पड़ेगी, क्लियर। किसकी जरूरत पड़ेगी, एस्टिमेटिंग की आपको जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट यहां पे देखो आप, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट क्या है, टू प्रोक्योर कंट्रोल्ड मटेरियल इफ एनी लाइक सीमेंट, स्टील, etc क्वांटिटी ऑफ सच मटेरियल आर वर्कड आउट फ्रॉम द एस्टिमेट ऑफ द वर्क एंड अटैच्ड विद द एप्लीकेशन फॉर वेरिफिकेशन। मतलब आपको पहले से ही पता होगा कि भाई सीमेंट जो है या स्टील जो है, क्लियर। जैसे मैंने क्या बोला यहाँ पे, सीमेंट आपको एक बोला है, सीमेंट आपको बोला है, स्टील आपको बोला है, क्लियर। और भी मटेरियल ऐसे तो आपको पहले से पता होगा भाई सीमेंट के मान लो फॉर एग्जांपल 500 बैग लगने वाले हैं या 1000 बैग लगने वाले हैं, क्लियर। तो आप इजीली क्वांटिटी को वेरीफाई कर सकते हो कि भाई 500 बैग लगे हैं कि 450 में ही काम हो गया कि क्वांटिटी बढ़ तो नहीं गई है, क्लियर। तो ये सारी चीज़ें वेरीफाइड अगर आपको करना है तब भी आपको एस्टिमेटिंग की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूँ तो नेक्स्ट आपका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट आपका हो जाएगा
टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ वर्कर डेट इज टू बी एम्प्लॉयड टू कंप्लीट द वर्क विद इन द शेड्यूल टाइम ऑफ कंप्लीशन। क्लियर? एस्टिमेटिंग से आपको एक चीज और पता चलने वाली है कि किस वर्क को कंप्लीट करने के लिए आपको स्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ रही है, किसके लिए अनस्किल्ड पर्सन की जरूरत पड़ रही है, कितने नंबर ऑफ वर्कर्स की जरूरत पड़ रही है। अगर ये चीजें आपको सब पता चल जाएंगी तो आप ऑन द टाइम उस प्रपोज्ड वर्क को खत्म कर दोगे। क्लियर? अब अगर आपको ये चीजें नहीं पता है, आपने बोल दिया हाँ हाँ हो जाएगा काम, क्लियर, आप एक लेबर लगा के रखे हुए हो, काम हो नहीं रहा है। क्लियर? तो ये सारी चीजें भी आपको एस्टिमेटिंग से पता चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं कि अब जो प्रपोज्ड वर्क आपका चल रहा है तो उसके लिए कौन कौन से टूल एंड प्लांट की रिक्वायरमेंट है या कौन सा इक्विपमेंट आपको चाहिए, तो ये सारी चीजें भी आपको कहां से पता चलेंगी? एस्टिमेटिंग से पता चलेंगी। क्लियर? कि भाई रिक्वायरमेंट क्या है मुझे टूल्स की, प्लांट्स की एंड इक्विपमेंट्स की। क्लियर? उस वर्क को कंप्लीट करने के लिए जो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आपने प्रोग्राम किया है। क्लियर? अगर उसको कंप्लीट करना है तो मुझे टूल्स, प्लांट एंड इक्विपमेंट की जरूरत पड़ेगी। अगर ये नहीं होगा तो वो ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका काम नहीं हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट क्या है? टू फिक्स अप द कंप्लीशन पीरियड। अगर मुझे कंप्लीशन पीरियड को फिक्स करना है कि ये जो काम है, प्रपोज्ड वर्क है, यह कितने टाइम ड्यूरेशन में कंप्लीट हो जाए, तो उसके लिए भी मुझे एस्टीमेट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? एस्टिमेट की क्या पड़ेगी? जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो टू ड्रॉ अप अ कंस्ट्रक्शन शेड्यूल एंड ऑल्सो टू अरेंज द फंड रिक्वायर्ड अकॉर्डिंग टू द प्रोग्रामिंग। जैसे मैंने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन शेड्यूल डाला है। कंस्ट्रक्शन शेड्यूल कैसा कि जैसे मैं अगर बोलूँ कि जो भी वर्क मैं कर रहा हूँ उसके लिए मुझे क्या करना है? एक्सकेवेशन करना है। क्लियर? तो एक्सकेवेशन का शेड्यूल मैंने डाल दिया कि भाई स्टार्टिंग के 5 डेज सिर्फ एक्सकेवेशन का काम चलने वाला है। एक्सकेवेशन के बाद फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूँ तो एक्सकेवेशन हो गया आपका, तो अब पीसीसी का काम आपका चलने वाला है। क्लियर? तो ये आपका शेड्यूल हो गया। इस शेड्यूल को आपको ड्रॉ करना है कि कौन सा काम कितने डेज में कंप्लीट आपको करना है, और उसके साथ साथ इस काम के लिए कितना फंड अभी आपके पास अरेंज करके रखना है कि एक्सकेवेशन कंप्लीट होगा तो मुझे 5 लाख रुपए देने पड़ेंगे, जैसे ही पीसीसी का काम होगा तो मुझे 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो ये सारे शेड्यूल भी आप किसके बेसिस पे बना पाओगे? एस्टीमेट के बेसिस पे आप बना पाओगे। ठीक है, तो इसके लिए भी आपको एस्टीमेट की जरूरत पड़ेगी। अब नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या आता है? टू जस्टिफाई द इन्वेस्टमेंट फ्रॉम बेनिफिट कॉस्ट रेशियो। क्लियर? अगर आपको यहां पे जस्टिफाई करना है बेनिफिट कॉस्ट रेशियो को तो भी आपको एस्टिमेट की यहां पे जरूरत पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट है, अगर मुझे टेंडर को इनवाइट करना है, टेंडर निकालना है, तो उसके लिए भी मुझे एस्टिमेट की जरूरत पड़ेगी। क्लियर? नेक्स्ट है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी है और उसका मैं वैल्यूएशन मतलब होता है कि प्रेजेंट कॉस्ट को अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो उसके लिए भी एन एस्टिमेट फॉर एन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टी इज रिक्वायर्ड फॉर वैल्यूएशन। ठीक है, तो वैल्यूएशन के लिए भी मुझे एस्टिमेट की यहां पे जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ एस्टिमेट। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है? टाइप ऑफ एस्टिमेट। तो टाइप ऑफ एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं तो यहां से एक क्वेश्चन आपका बनेगा, मतलब ये पूरा टॉपिक जो है यहां से एक क्वेश्चन आपका बनना ही बनना है। या तो वो एस्टिमेट की डेफिनेशन से क्वेश्चन आ सकता है, या फिर इनिशियली जो परसेंटेज मैंने आपको बताई उन परसेंटेज से क्वेश्चन आ सकता है, हो सकता है पर्पस से क्वेश्चन आ जाए। क्लियर? हो सकता है कि ये टाइप ऑफ एस्टिमेट से आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो टाइप ऑफ एस्टिमेट की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला जो आपका एस्टिमेट का टाइप होता है वो आपका क्या होता है? प्रिलिमिनरी, या फिर इसी को रफ कॉस्ट बोलते हो, या फिर आप इसी को अप्रोक्सीमेट बोलते हो, या फिर आप इसी को एब्स्ट्रैक्ट बोलते हो। तो ये सारे नाम आपको याद रखना है। हो सकता है कि आप प्रिलिमिनरी पढ़ के जाओ और एब्स्ट्रैक्ट के नाम से आ जाए। क्लियर? तो ये सारे नाम आपको याद रखना है कि प्रिलिमिनरी ही एस्टीमेट को रफ कॉस्ट एस्टीमेट बोला जाता है, अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट बोला जाता है और एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट बोला जाता है। क्लियर? सेकंड अगर मैं बात करूं तो सेकंड आपका प्लिंथ एरिया एस्टीमेट होता है। थर्ड अगर मैं आपसे बात करूं तो क्यूबिकल कंटेंट एस्टीमेट होता है और इसी को आप क्यूब रेट एस्टीमेट भी बोलते हो। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या होता है? अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टीमेट आपका होता है, मतलब आप डायरेक्टली इसको ऐसा भी बोलते हो, क्वांटिटी सर्वे मेथड एस्टीमेट भी बोलते हो। ठीक है, इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका डिटेल्ड एस्टीमेट या फिर इसी को आइटम रेट एस्टीमेट बोला जाता है। 6 अगर मैं बात करूं तो रिवाइज्ड एस्टीमेट होता है। 7th अगर मैं बात करूं तो सप्लीमेंट्री एस्टीमेट होता है। ठीक है, और अगर
और अगर मैं नेक्स्ट आपसे बात करूं तो नेक्स्ट आपका क्या होता है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट का कॉम्बिनेशन, सप्लीमेंट्री एंड रिवाइज्ड एस्टीमेट। क्लियर। और 9 नंबर का आपका जो होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट। क्लियर। तो ये आपके 9 टाइप के आपके टोटल एस्टीमेट होते हैं। क्लियर। टाइप ऑफ एस्टीमेट की अगर मैं बात करूं तो कितने टाइप के होगा, टोटल 9 टाइप्स के आपके एस्टीमेट यहां पर हो गए हैं। ठीक है। अब अपन एक एक करके इन एस्टीमेट्स को समझेंगे। सबसे पहले अपन यहाँ पे प्रीलिमिनरी, रफ कॉस्ट या फिर अप्रोक्सीमेट या फिर एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट की यहाँ पे बात करते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पे आपसे बात करूं तो देखो, प्रीलिमिनरी या रफ कॉस्ट या फिर अप्रोक्सीमेट या फिर एब्स्ट्रैक्ट एस्टीमेट जो आपका होता है, तो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट में जो प्रीलिमिनरी स्टडी आप करते हो, क्या करते हो, जो प्रीलिमिनरी स्टडी आप करते हो वेरियस एस्पेक्ट ऑफ प्रोजेक्ट की, वो आप किसके अंदर करते हो, प्रीलिमिनरी एस्टीमेट के अंदर करते हो। कहने का मतलब ये है कि प्रीलिमिनरी स्टडी मतलब क्या होता है, जो फाइनेंशियल पॉलिसी मैटर आपका होता है। क्या होता है, फाइनेंशियल पॉलिसी मैटर, मतलब फंड आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। क्लियर। तो ये चीज डिसाइड आपका प्रीलिमिनरी एस्टीमेट करता है या अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट करता है। क्लियर। इट इज प्रिपेयर्ड टू डिसाइड द फाइनेंशियल पॉलिसी मैटर। ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे बात करूं तो इट इज प्रिपेयर्ड ऑन बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पर एंड कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क, या तो सिमिलर वर्क के कॉस्ट के बेसिस पे या फिर प्रैक्टिकल नॉलेज के बेसिस पे आप इसको प्रिपेयर करते हो। द कंपिटेंट सैंक्शनिंग अथॉरिटी अकॉर्ड्स एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल। क्लियर। अब एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल के लिए आपको भेजना है आपको अपना फॉर्मल लेटर। ठीक है। तो उसके अंदर अप्रॉक्स कॉस्ट तो डालना पड़ेगी ना, कि कितनी अप्रॉक्स कॉस्ट आ रही है। क्लियर। तो वो आप इसी से निकालोगे। नेक्स्ट क्या है, दीज एस्टीमेट आर ऑल्सो रिफर्ड टू एज रूम एस्टीमेट एंड आर यूजफुल फॉर गो no kind decision making which essentially refer to whether the project should or should not be pursued। क्लियर। इसका मतलब आपका क्या हो गया, इन्होंने ये बोला है कि भाई आप इस एस्टीमेट को एज अ रूम एस्टीमेट भी रेफर्ड कर सकते हो। आगे थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको कैसे होता है। ठीक है। तो एक तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया है। नेक्स्ट अगर मैं आपसे पॉइंट की बात करूं तो नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या होता है कि ये जो आपका एस्टीमेट होता है ये किसके बेसिस पे होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज पे होता है या फिर कॉस्ट ऑफ सिमिलर वर्क के बेसिस पे आप इसको बनाते हो। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो जो आपका एस्टीमेट होता है ना, ये जो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट होता है, इसके साथ एक ब्रीफ रिपोर्ट जाती है। क्या जाती है, ब्रीफ रिपोर्ट जाती है, मतलब नेसेसिटी एंड यूटिलिटी ऑफ प्रोजेक्ट एंड शोइंग एंड हाउ द कॉस्ट इज अराइव्ड एट। मतलब जब ये एस्टीमेट दिया जाता है ना, तो इसके साथ एक ब्रीफली रिपोर्ट भी आपको प्रोवाइड करनी होती है। और उस रिपोर्ट के साथ साथ आपको एक चीज़ याद रखना है कि आपको उस साइट का प्लान और लेआउट प्लान दोनों आपको अटैच करने पड़ते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि आप जो प्रीलिमिनरी एस्टीमेट करते हो, इसमें जो आपको फाइनेंशियल पॉलिसी मैटर यहाँ पे निकालना है, वो आपको कैसे निकालना है तो वो समझना है यहाँ पे। जैसे कि अगर मैं आपसे बात करूँ कि मैं एक बिल्डिंग वर्क करना चाहता हूँ, क्या करना चाहता हूँ, मैं एक बिल्डिंग वर्क करना चाहता हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ, बिल्डिंग वर्क की बात कर रहा हूँ। तो इस बिल्डिंग को आप कैसे एस्टीमेट कर पाओगे, तो बिल्डिंग का अगर मुझे एस्टीमेट करना है तो मैं कैसे एस्टीमेट करूंगा, तो देखो इस बिल्डिंग का एस्टीमेट मैं कर सकता हूं पर यूनिट बेसिस। कैसे कर सकता हूं, पर यूनिट बेसिस में कर सकता हूं, या फिर मैं क्या बोल सकता हूं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि मैं इसको प्लिंथ एरिया के बेसिस पे भी कर सकता हूं, या फिर मैं इसको बोल सकता हूं कि मैं इसकी अप्रॉक्स कॉस्ट क्यूबिक रेट कंटेंट की बेसिस पे भी निकाल सकता हूं। किसकी बेसिस पे निकाल सकता हूं, क्यूबिक रेट कंटेंट के बेसिस पे भी निकाल सकता हूं। मतलब एक बिल्डिंग वर्क की अगर मुझे एस्टिमेटेड कॉस्ट निकालना है, एक अप्रॉक्स कॉस्ट निकालना है, इन 3 तरीकों से निकाल सकता हूं। पर यूनिट बेसिस मतलब अगर मैं बोलूं कि 1 यूनिट, क्लियर, 1 यूनिट का जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ रहा है वो फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपए आ रहा है। कितना आ रहा है, 10 लाख रुपए आ रहा है। ऐसे ही मुझे कितनी यूनिट बनाना है, 4 यूनिट बनाना है। तो 4 यूनिट का कितना आ जाएगा भाई, 4 × 10। तो एक अप्रॉक्स कॉस्ट आपकी यहाँ पे निकल के आ जाएगी 40 लाख रुपए आ जाएगी। ये आपका बिल्डिंग वर्क हो गया। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बात करूँ तो ये जो प्लिंथ एरिया और क्यूबिक रेट कंटेंट मैंने बोला है, तो ये इंडिविजुअली आपका क्या है, ये इंडिविजुअल टाइप ऑफ एस्टिमेट है, तो उसके अंदर अपन समझेंगे। ये मैंने यूनिट बेसिस आपको बता दिया है, ठीक है।
अब यूनिट बेसिस मेथड आपको बताई है, तो यूनिट बेसिस मेथड के बेसिस पे आप देखोगे, आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ पे देख सकते हो। क्या बोला है इन्होंने? बोला है प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टीमेट और रफ कॉस्ट एस्टीमेट ऑफ अ हॉस्पिटल बिल्डिंग फॉर 50 बेड्स। मतलब एक हॉस्पिटल बिल्डिंग आपकी है, क्या है आपकी? एक हॉस्पिटल बिल्डिंग आपकी है, और ये हॉस्पिटल बिल्डिंग आपकी कितने बेड्स की बनी हुई है? 50 बेड्स की आपकी बनी हुई है। द कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑल टुगेदर फॉर ईच बेड, क्लियर? एक बेड की कीमत, 1 बेड्स कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, कितना है? 60,000 रुपए है। तो डिटरमाइन द टोटल कॉस्ट ऑफ द हॉस्पिटल। भाई क्या करना है? सीधा का सीधा उठा के अभी जो मैंने आपको बताया था, एक की कॉस्ट इतनी है तो 50 की कितनी आएगी? सीधा कर देना आपको यहां पर मल्टीप्लाई। आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो यहां पे सीधा सीधा कॉस्ट निकल के आ गई 30 लाख रुपए। कितना निकल के आ गया? 30 लाख रुपए। तो ऐसा छोटा न्यूमेरिकल आपकी एग्जाम में पूछा जाता है क्यूएससी सब्जेक्ट से, तो ये थोड़ा सा ध्यान देने लायक आपका है, आपको ये चीज याद रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखोगे तो नेक्स्ट एक और न्यूमेरिकल यहाँ पे किया गया है, ठीक है, एक और न्यूमेरिकल किया गया है हॉस्टल बिल्डिंग के लिए, ये बोला है। तो सिंपल सा है, टू प्रिपेयर द रफ कॉस्ट एस्टिमेट ऑफ अ हॉस्टल बिल्डिंग which accommodate 150 students, the cost of construction including all provisions in rupees 15,000 per student। मतलब एक स्टूडेंट के लिए खर्चा आ रहा है 15,000 रुपए का, ऐसा आपको 150 स्टूडेंट के लिए करना है, क्लियर। तो एक का 15,000 तो 150 का कितना गुणा कर दिया, ये निकल के आ गया। हम सिंपल सा छोटा सा न्यूमेरिकल था। तो ये मैंने बिल्डिंग वर्क के बेसिस पे आपको बताया कि अगर बिल्डिंग वर्क का आपको क्या करना है, आपको बिल्डिंग वर्क की कॉस्टिंग निकालना है, ठीक है, पर यूनिट बेसिस, ये निकल गई है। अब अगर मैं आपसे बोलूं कि बिल्डिंग वर्क की जगह आप कर रहे हो काम किसका? हाईवे का। आप किसका कर रहे हो? हाईवे का। तो हाईवे को आप कैसे कर सकते हो भाई? हाईवे या तो आप पर किलोमीटर में बनाते हो या फिर हाईवे आप पर माइल में बनाते हो। किस में बनाते हो? पर किलोमीटर में बनाते हो, पर माइल में बनाते हो। मतलब आप 1 किलोमीटर की कॉस्टिंग को निकाल लो कि 1 किलोमीटर रोड बनाने में मेरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना आने वाला है। ऐसे टोटल नंबर ऑफ लेंथ जो आपकी है उससे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको उस हाईवे की कॉस्ट आ जाएगी। तो हाईवे को आप पर किलोमीटर या फिर पर माइल के बेसिस पे आप ले सकते हो। अच्छा, नेक्स्ट अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ तो ये तो आपका ये आपका हाईवे प्रोजेक्ट हो गया। अगर नेक्स्ट प्रोजेक्ट की मैं बात करूँ तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट आपका क्या हो सकता है? इरिगेशन प्रोजेक्ट, क्लियर। इरिगेशन प्रोजेक्ट मतलब जैसे कैनाल वगैरह आपकी होगी, इसको बनाना है तो कैसे भाई? कैनाल आपकी लेंथ में भी बन सकती है ना, तो पर किलोमीटर के बेसिस पे, या फिर मैं यहाँ पे एरिया के बेसिस पे, पर एरिया के बेसिस पे, पर एरिया। अब एरिया को या तो आप हेक्टेयर में मेजर कर लेते हो या फिर आप इसको एकड़ में मेजर करते हो, क्लियर। तो आप एरिया के बेसिस पे कि कितने एरिया को इरिगेट करने के लिए आप एक कैनाल या इरिगेशन प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो आप पर हेक्टेयर कॉस्टिंग निकाल लोगे या पर एकड़ आप कॉस्टिंग निकाल लोगे। टोटल नंबर ऑफ कितना एरिया है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे, या फिर लेंथ के अकॉर्डिंग भी आप निकाल सकते हो। तो इरिगेशन प्रोजेक्ट की हमने बात कर ली है। नेक्स्ट अपन यहाँ पे बात करते हैं, जैसे कि आप किसी ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या फिर आप कोई कलवर्ट बनाने वाले हैं। अब देखो, ब्रिज या कलवर्ट जो आपके बनते हैं बहुत बड़े तो बनते नहीं है, क्लियर। इसलिए हम इसका जो अप्रॉक्स कॉस्टिंग निकालते हैं वो हम पर रनिंग मीटर निकाल लेते हैं। कैसे निकालते हैं? पर रनिंग मीटर आप इसकी कॉस्टिंग को निकाल लोगे, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है कि ब्रिज या कलवर्ट जो आपका होता है, पर रनिंग मीटर आप इसकी कॉस्टिंग को निकाल सकते हो, ठीक है। अब पर रनिंग मीटर आपका हो गया, ये ब्रिज एंड कलवर्ट का प्रोजेक्ट हो गया। अब इसके अलावा अगर मैं आपसे बात करूं तो और क्या हो सकता है, तो आपका एक तो हो गया सीवेज प्रोजेक्ट आपका हो गया, ठीक है। अच्छा, सीवेज प्रोजेक्ट के साथ साथ अपन यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम भी ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं? वाटर सप्लाई स्कीम भी हम ले सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि ये सीवरेज प्रोजेक्ट की मैं बात करूं या फिर वाटर सप्लाई स्कीम की बात करूं, तो इसको आप क्या कर सकते हो? पर हेड आप ले सकते हो, पर हेड पॉपुलेशन सर्व्ड, क्लियर।
कितनी पॉपुलेशन यहाँ पे सर्व्ड करने वाली है, तो पर हेड आप इसको काउंट कर सकते हो, क्लियर। या फिर आप इसको काउंट कर सकते हो किसके बेसिस पे, एरिया कवर्ड के बेसिस पे, क्लियर, कितने एरिया को कवर्ड करने वाला है, क्लियर। मतलब वही हो गया एरिया कवर्ड, तो आपका यही हो गया पर एरिया जो मैंने बोला था, या तो पर हेक्टेयर या फिर पर एकड़, ठीक है। तो आप इसके बेसिस पे इसको कर सकते हो। अब इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो वाटर टैंक आपका होता है वाटर टैंक। तो वाटर टैंक को आप किसके बेसिस पे कैलकुलेट करोगे, उसकी कैपेसिटी के बेसिस पे, क्लियर। तो कैपेसिटी को या तो आप लीटर में मेजर कर रहे होगे या फिर आप गैलन में मेजर कर रहे होगे। किसमें कर रहे होगे, लीटर में या गैलन में। तो पर लीटर कितनी कैपेसिटी के लिए डिजाइन कर रहे हैं, तो पर लीटर की कॉस्टिंग निकाल ली, टोटल कैपेसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपका यहाँ पे निकल आएगा, ठीक है। तो ये आपका प्रीलिमिनरी एस्टिमेट हो गया, अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट हो गया, जो आपको क्या बताता है, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में आपको बताता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो देखो इसमें बहुत सारे पॉइंट है लिखे हुए हैं। ये जो फाइल जिससे मैं पढ़ा रहा हूं ये मैं टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा हमारे, तो आप वहां से इस फाइल को ले लेना, ठीक है। तो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट की अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, देखो प्लिंथ एरिया एस्टीमेट के अंदर, ये बिल्डिंग के अंदर भी अपन ने समझा था, आपको क्या करना है, सिंपल से शब्दों में समझना, आपको प्लिंथ एरिया को फाइंड आउट करना है। किसको फाइंड आउट करना है, प्लिंथ एरिया को फाइंड आउट करना है। प्लिंथ एरिया जब पता चल जाएगा तो प्लिंथ एरिया का रेट क्या चल रहा है, प्लिंथ एरिया रेट आपका क्या चल रहा है, उस रेट से कर देना है मल्टीप्लाई। तो यह आपका यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी। मतलब प्लिंथ एरिया निकालो, प्लिंथ एरिया रेट से करो मल्टीप्लाई, एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगी, क्लियर, निकल के आ जाएगी आपकी एस्टिमेटेड कॉस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे समझना, जो पॉइंट लिखे एक एक करके अपन समझ लेते हैं। सबसे पहला क्या है, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लिंथ एरिया ऑफ द बिल्डिंग मल्टीप्लाइड बाय द प्लिंथ एरिया रेट प्रीवेलेंट इन द रीजन। भाई जिस रीजन में आप बात कर रहे हो उस रीजन में क्या प्लिंथ एरिया रेट चल रहा है, उस रेट से आपको अपने प्लिंथ एरिया में मल्टीप्लाई कर देना है, तो आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो, क्लियर। नेक्स्ट क्या है, प्लिंथ एरिया रेट आर फिक्स्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन द लोकेलिटी हैविंग सिमिलर स्पेसिफिकेशन एंड एमिनिटीज। जो सुविधाएं आपकी हैं, जो स्पेसिफिकेशन हैं, तो ये प्लिंथ एरिया रेट आपके कैसे फिक्स किए जाते हैं, तो प्लिंथ एरिया रेट आपका फिक्स किया जाता है सिमिलर बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन के बेसिस पर, कि इसके जैसी ही जो पड़ोस में बिल्डिंग बनी है उसका बनाने का खर्चा ये आया था, तो उसी के हिसाब से आपकी ये जो बिल्डिंग बनेगी उसका आपका रेट डिसाइड कर दिया जाएगा, प्लिंथ एरिया रेट, क्लियर। अब प्लिंथ एरिया कैसे आप ऑब्टेंड करते हो, तो द एरिया इज ऑब्टेंड बाय मल्टीप्लाइंग लेंथ एंड विड्थ आउटर डायमेंशन ऑफ बिल्डिंग, क्लियर। अब प्लिंथ एरिया आपको पता है, प्लिंथ एरिया में क्या करते हैं, क्लियर। इन प्लिंथ एरिया क्या होता है, थिकनेस ऑफ आउटर वॉल इंक्लूड, आउटर वॉल की जो थिकनेस होती है उसको आप इंक्लूड करके चलते हो प्लिंथ एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे एरिया निकल के आ जाएगा, क्लियर। तो ये चीज आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल दिया गया है, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग हैविंग प्लिंथ एरिया ऑफ 100 स्क्वायर मीटर और रुपीज कितना है 900 पर स्क्वायर मीटर, तो क्या कॉस्टिंग आ जाएगी, कर दो दोनों का मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका यहाँ पे आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। ये आपका आंसर यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 90,000 रुपये आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर। फॉर स्टोरी बिल्डिंग, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर स्टोरीड बिल्डिंग प्लिंथ एरिया एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर ईच स्टोरी, हर स्टोरी के लिए आप प्लिंथ एरिया एस्टिमेट आप क्या करोगे, अलग अलग निकालोगे, क्लियर। अब देखो इंडिविजुअल बिल्डिंग है, मतलब एक आप घर बना रहे हो, सीधी सीधी बात में बोलो डुप्लेक्स बना रहे हो, तो उसके लिए तो आपका एक ही प्लिंथ एरिया हो गया। लेकिन मल्टी स्टोरी बिल्डिंग जब होती है ना, तो हर स्टोरी के लिए आपको अलग अलग प्लिंथ एरिया एस्टिमेट यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये कि पूरा का पूरा एक बड़ा सा एग्जाम्पल है, क्लियर। तो इतना बड़ा न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में वैसे आएगा तो नहीं, ठीक है। आप लोगों को ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा, तो इस पीडीएफ में आप लोग देख लेना, एक बार मैं आपको समझा देता हूं बस इसको, ठीक है। इतना बड़ा न्यूमेरिकल वैसे आएगा नहीं, छोटा सा जो मैंने अभी बताया था आपको, वैसे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आएंगे। क्या लिखा है इन्होंने, प्रिपेयर एन अप्रोक्सीमेट एस्टिमेट ऑफ बिल्डिंग प्रोजेक्ट विथ टोटल प्लिंथ एरिया ऑफ ऑल बिल्डिंग इज 800 स्क्वायर मीटर एंड
फ्रॉम फॉलोइंग डेटा। प्लिंथ एरिया रेट आपको 4500 रुपये दिए गए हैं। वाटर सप्लाई के लिए इन्होंने बोला है कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग का 7.5% चाहिए। कॉस्ट ऑफ सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिशियन के लिए भी इन्होंने 7.5% बोला बिल्डिंग कॉस्ट का। आर्किटेक्चरल फीचर के लिए 1% बोला इन्होंने बिल्डिंग कॉस्ट का। कॉस्ट ऑफ रोड एंड लॉन्स के लिए इन्होंने 5% बोला है बिल्डिंग कॉस्ट का। कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ पीएस एंड कॉन्टीजेंसीज इसके लिए इन्होंने बोला है 4% बिल्डिंग का। क्लियर, इन्होंने बोला है कि टोटल आप कॉस्ट यहाँ पे फाइंड आउट करो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको जो प्लिंथ एरिया दिया गया, डेटा गिवन की बेसिस पे बात करें तो प्लिंथ एरिया जो दिया गया है 800 मीटर स्क्वायर दिया गया है और रेट दिया गया, मल्टीप्लाई करके आपने बिल्डिंग की कॉस्ट को निकाल लिया। ये कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग आपकी निकल जाएगी, ठीक है। ये क्या निकल के आ गई, कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकल के आ गई। जब कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग निकल के आ गई है तो आपने वाटर सप्लाई के लिए 7.5% निकाल दिया, 7.5% का खर्चा आ गया है। सैनिटरी एंड इलेक्ट्रिशियन के लिए आपने जो दिया था उसका परसेंटेज यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया, तो उसका खर्चा यहाँ पे निकल के आ गया है आपका, ठीक है। ये खर्चा आपका यहाँ पे निकल के आ गया। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू के लिए जो 1% दिया था उसका खर्चा आपने यहाँ पे निकाल लिया, ठीक है। उसका खर्चा आपका निकल आया बिल्डिंग कॉस्ट का। रोड और लॉन्स के लिए जो 5% दिया उसका खर्चा आ गया। कॉन्टीजेंसीज की अगर मैं बात करूं तो कॉन्टीजेंसीज का आपने खर्चा निकाल दिया। तो ये जो सारे खर्चे आए इन सबको ऐड कर दिया आपने। ऐड करने के बाद आपने क्या किया कि भाई सुपरविजन चार्जेस जो थे वो ओवरऑल कॉस्ट पे दिए थे, तो ओवरऑल कॉस्ट पे आपने 8% के सुपरविजन चार्जेस का आपने अमाउंट निकाल दिया और इसका कर दिया ग्रैंड टोटल। तो ग्रैंड टोटल जब आपने किया तो ये आपकी फाइनल कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ गई है, ठीक है। ये आपकी क्या निकल के आ गई है, फाइनल कॉस्ट आपकी यहाँ पे निकल के आ गई। तो इस टाइप से आपका पूरा का पूरा एक बड़ा क्वेश्चन सॉल्व होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ क्यूबिकल कंटेंट एस्टिमेट की या क्यूबिकल रेट एस्टिमेट की, तो इसके अंदर आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। क्लियर, आपको क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। कहने का मतलब ये है कि आपको क्यूबिक कंटेंट फाइंड आउट करना है और क्यूबिक कंटेंट का मतलब यहाँ पे होता है आपका वॉल्यूम से, और वॉल्यूम आपका निकलता है लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट से। जब ये वॉल्यूम आपका निकल जाएगा तो आपको क्या करना है, क्यूबिक रेट से कर देना है मल्टीप्लाई, और क्यूबिक रेट से आप मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे क्या, एस्टिमेटेड कॉस्ट। आपको क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा एस्टिमेटेड कॉस्ट। क्लियर, तो एस्टिमेटेड कॉस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, आपने वॉल्यूम निकाला, क्यूबिक रेट से मल्टीप्लाई कर दिया और आपकी कॉस्ट यहाँ पे निकल के आ गई। क्लियर, तो अब अपन पॉइंट की यहाँ पे बात करते हैं। क्या बोला, दिस एस्टिमेट इज वर्कड आउट ऑन द बेसिस ऑफ द क्यूबिकल कंटेंट ऑफ द प्रपोज्ड बिल्डिंग टू बी कंस्ट्रक्टेड एंड देन अप्लाइंग टू इट द रेट ऑफ पर क्यूबिक मीटर। ठीक है, क्यूबिक कंटेंट निकालो, पर क्यूबिक मीटर में जो रेट चल रहा है उससे मल्टीप्लाई करो। This is more accurate than plinth area estimate because height is also accounted. क्लियर, तो ये चीज आपको याद रखना है कि प्लिंथ एरिया एस्टिमेट के कंपैरिजन में क्यूबिक कंटेंट जो मेथड आपकी होती है वो ज्यादा एक्यूरेट होती है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर हाइट को भी कंसीडर किया जाता है। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो क्यूबिक कंटेंट रेट आर डिड्यूस्ड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ सिमिलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्टेड इन द सेम लोकेलिटी में जो आपकी बिल्डिंग सिमिलर बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हुई है उसके बेसिस पे आपके रेट मिल जाएंगे यहाँ पे। जनरली ये जो मेथड आपकी होती है इस मेथड को आप मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में अप्लाई करते हो। क्लियर, जिससे आपको यहाँ पे क्या होता है कि ज़्यादा एक्यूरेसी मिलती है। क्लियर, प्लिंथ एरिया मेथड हुआ आपका या फिर यूनिट बेस्ड मेथड हुई तो ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में उतना एक्यूरेट रिजल्ट नहीं दे पाती हैं। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। ठीक है, तो वही है, वही प्रोसीजर जो मैंने आपको बताया। वॉल्यूम आपने निकाल लिया, वॉल्यूम को निकालने के बाद आपने मल्टीप्लाई कर दिया। एक सिंपल सा एग्जांपल आप देख लो, द अप्रोक्सीमेट कॉस्ट ऑफ द बिल्डिंग ऑफ क्यूबिक कंटेंट, वॉल्यूम 400 क्यूबिक मीटर दिया गया है, पर क्यूबिक मीटर का रेट दिया गया है, मल्टीप्लाई कर दिया 400 इंटू 180। क्लियर, क्या कर दिया, 400 इंटू 180 कर दिया, तो ये आंसर आपका निकल गया 72,000। क्लियर, तो ये आंसर आ जाएगा। तो ऐसे छोटे न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, तो ये इन न्यूमेरिकल्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, इस टाइप से, तो इसके लिए आपको ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। अब जैसे फिर से एक ये बड़ा न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे डाल के रखा हुआ है। ठीक है, ये इसके अंदर पूरा का पूरा इन्होंने बोला है कि आप एक रफ कॉस्ट एस्टिमेट यहाँ पे प्रिपेयर करो। ठीक है, तो एक इसका सिमिलर क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आप एक काम करना है, इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लेना अच्छे से। ठीक है, और घर पे एक बार सॉल्व करना है इसको। ठीक है, ये मैंने सिमिलर आपको ऐसा करा दिया है। नेक्स्ट आता है आपका ये अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट। क्लियर, ये वाला बताया था ना मैंने आपको अभी कि अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी,
मेथड एस्टिमेट आपका होता है। क्लियर। अब अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी मेथड एस्टिमेट में क्या होता है, इसको जनरली इसमें हम जो हमारा स्ट्रक्चर होता है ना, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक तो फाउंडेशन कर देते हैं जहां तक प्लिंथ को इंक्लूड किया जाता है, और दूसरा हमारा सुपर स्ट्रक्चर आ जाता है। इस मेथड के अंदर क्या करना है कि रनिंग मीटर में आपको कॉस्ट फाइंड आउट करना है फाउंडेशन की और सुपर स्ट्रक्चर की। क्लियर। सुपर स्ट्रक्चर की और क्या बोला मैंने, फाउंडेशन की आपको रनिंग मीटर में कॉस्ट को फाइंड आउट करना है। क्लियर। कैसे करना है तो वो देखो, तो टू फाइंड रेट ऑफ फाउंडेशन अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ आइटम सच एज, जैसे कि एक्सकेवेशन हुआ, फाउंडेशन हुआ, ब्रिक वर्क हुआ प्लिंथ लेवल तक, डैम प्रूफ कोर्स हुआ। क्लियर। तो इसको पर मीटर में आपने रनिंग कर लिया, मतलब कैलकुलेट कर लिया, और जो रेट आपके हैं इन आइटम्स के, उन रेट से आपने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर लिया और फाइंड आउट कर लिया। ऐसे ही सिमिलरली अगर मैं सुपर स्ट्रक्चर की बात करूं तो फॉर सुपर स्ट्रक्चर द प्राइस और रेट पर रनिंग मीटर इज डिटरमाइंड फ्रॉम द अप्रोक्सीमेट क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, वुड वर्क, रूफ, फ्लोर फिनिश, ईटीसी। इन सब के बेसिस पे आपने निकाल लिया। क्लियर। तो इसके लिए जैसे प्लान हुआ, लाइन प्लान हुआ, तो ये आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेट कर पाओगे इसको। क्लियर। नेक्स्ट और मोस्ट एक्यूरेट आपका जो एस्टिमेट होता है, मोस्ट एक्यूरेट अगर एस्टिमेट की मैं बात करूं, मोस्ट एक्यूरेट अगर मैं एस्टिमेट की बात करता हूं, जितने भी टाइप ऑफ एस्टिमेट आपने पढ़े हैं, तो मोस्ट एक्यूरेट आपका जो एस्टिमेट होता है वो होता है डिटेल्ड और आइटम रेट एस्टिमेट। इसमें क्या होता है कि जो होल प्रोजेक्ट आपका होता है, उस होल प्रोजेक्ट को डिफरेंट आइटम ऑफ वर्क में डिवाइड कर दिया जाता है। जैसे एक बिल्डिंग वर्क को मुझे करना है, तो बिल्डिंग वर्क के लिए मैंने क्या किया, एक्सकेवेशन को अलग कर दिया, ठीक है, फाउंडेशन वर्क को अलग कर दिया, ब्रिक वर्क को अलग कर दिया, कंक्रीट वर्क को अलग कर दिया, और इंडिविजुअली इन आइटम ऑफ वर्क हमने क्वांटिटी को फाइंड आउट किया, हमने रेट को फाइंड आउट किया। तो इसमें क्या होता है कि गलती होने के चांसेस भी कम होते हैं, फाइनेंशियल जो पोजीशनिंग आपकी होती है उस पर भी आपका कंट्रोल बना हुआ रहता है। क्लियर। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि मोस्ट एक्यूरेट मेथड आपका ये होता है। क्लियर। अभी तक जितने आपने एस्टिमेट पढ़े हैं उन सब में मोस्ट एक्यूरेट है। तो क्या है पहला पॉइंट, दिस एस्टिमेट इज एन एक्यूरेट एंड इज बेस्ड ऑन द प्लान एंड सैंक्शन ऑफ द बिल्डिंग। द क्वांटिटी ऑफ आइटम अंडर ईच सब हेड ऑफ वर्क आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द डायमेंशन टेकन फ्रॉम द ड्राइंग एंड द टोटल कॉस्ट इज वर्कड आउट इन आ फॉर्म कॉल्ड एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि जब आप डिटेल्ड एस्टिमेट करते हो तो इसके अंदर दो फॉर्म आपके पास होते हैं। एक तो होता है आपके पास मेजरमेंट फॉर्म, एक आपके पास क्या होता है, मेजरमेंट फॉर्म आपके पास होता है। तो इस मेजरमेंट फॉर्म के अंदर आपको क्या करना है, क्वांटिटी को फाइंड आउट करना है, और फिर आपके पास दूसरा एक फॉर्म होता है जिसको आप बोलते हो एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट। दूसरा क्या होता है आपका, एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट आपका होता है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट जो फॉर्म रहेगा, इसके अंदर आप अमाउंट को फाइंड आउट कर लोगे। क्लियर। अब अगर मैं आगे आपसे बात करूं, अब अगर आगे मैं आपसे बात करता हूं, तो आगे एक चीज आप देखना है यहाँ पे कैसे करना है। ठीक है, कैसे करना है, जैसे कि ये आपका मेजरमेंट फॉर्म मैंने यहाँ पे निकाला है। तो मेजरमेंट फॉर्म में क्या होता है, सबसे पहले कॉलम रहता है आपका आइटम नंबर का, पहला कॉलम किसका होता है, आइटम नंबर का। फिर डिस्क्रिप्शन होता है, जो भी आइटम नंबर आपने लिया है उसका डिस्क्रिप्शन, कितने नंबर ऑफ वो कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं आपके, लेंथ क्या है, विड्थ क्या है, डेप्थ क्या है, मल्टीप्लाई करोगे तो क्वांटिटी आ जाएगा। कुछ रिमार्क डालना है तो यहाँ पर रिमार्क डाल सकते हो। यहाँ से जो क्वांटिटी आपकी निकल के आती है, तो अब यहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट ऑफ एस्टिमेटेड फॉर्म में क्या होता है, सीरियल नंबर होता है, डिस्क्रिप्शन होता है, यहाँ पे क्वांटिटी आ जाती है, उस आइटम नंबर की क्वांटिटी आएगी, किस यूनिट में आपने मेजर किया है यूनिट आएगा, उसका रेट आएगा। अच्छा, ये जो रेट आपका होगा ये कहाँ से निकल के आएगा, ये एसओआर से निकल के आएगा। क्लियर। आपने ये जो रेट लिया है किस यूनिट का आपका रेट चल रहा है, तो यूनिट ऑफ रेट आपका यहाँ पे आएगा, और मल्टीप्लाई कर दो क्वांटिटी और रेट का, तो आपका यहाँ पे अमाउंट निकल के आएगा पर्टिकुलर आइटम ऑफ वर्क का, और लास्ट में आपको क्या कर देना, टोटल कर देना। क्लियर। तो आपको पता रहता है कि भाई एक्सकेवेशन में इतना खर्चा आने वाला है, ब्रिक वर्क में इतना खर्चा आने वाला है, कंक्रीट में इतना खर्चा आने वाला है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। ठीक है, इसलिए मैंने क्या बोला कि ये जो आपका डिटेल्ड एस्टिमेट होता है यह आपका मोस्ट एक्यूरेट यहाँ पे होता है। क्लियर। एक चीज याद रखना है कि डिटेल्ड एस्टिमेट जो होता है 3% एस्टिमेटेड कॉस्ट का हम कॉन्टीजेंसीज के लिए प्रोवाइड करते हैं इसके अंदर, और 2% हम प्रोवाइड करते हैं वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट के लिए, जो भी आपका टोटल एस्टिमेट यहाँ पे निकल के आता है। ठीक है, तो ये चीज आपका हो गया, यहाँ पे डिटेल्ड एस्टिमेट आपका हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो डिटेल्ड एस्टिमेट जो आपका होता है, इसके साथ जो रिपोर्ट जाती है उसके अंदर जनरल स्पेसिफिकेशन के बारे में अपन बताते हैं, डिटेल्ड स्पेसिफिकेशन के बारे में आप बताते हो, और साथ ही साथ आप ड्राइंग यहाँ पे
प्रोवाइड कराते हो, जिसके अंदर प्लान, एलिवेशन, सैंक्शन एलिवेशन, डिटेल ड्राइंग आपका होता है, लोकेशन स्केच आपका होता है, साइट प्लान आपका होता है। क्लियर, सारी की सारी कैलकुलेशन हुई, डिजाइन ऑफ फाउंडेशन हुआ, बीम हुआ, स्लैब हुआ, लिंटेल हुआ, इन सब की डिजाइन भी जाती है, और एनालिसिस ऑफ रेट भी आपका इंक्लूड होता है। तो डिटेल एस्टीमेट के साथ आपकी जो रिपोर्ट होती है, उस रिपोर्ट के अंदर ये सारी चीजें आपको क्या करना है, ये सारी चीजें आपको प्रोवाइड करनी होती हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर मैं बात करूं रिवाइज्ड एस्टीमेट की, तो सिंपल सा है। देखो ये भी आपका एक डिटेल्ड एस्टीमेट होता है। होता क्या है रिवाइज्ड एस्टीमेट कि जैसे अगर मैं बोलूं कि अभी 2022 चल रहा है, 2022 में मुझे एक घर का कंस्ट्रक्शन करना है। क्या करना है, मुझे एक घर का कंस्ट्रक्शन करना है। अब घर का अगर मैं कंस्ट्रक्शन कर रहा हूं तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, एस्टीमेट बनाऊंगा, और एस्टीमेट मैंने बनवा लिया, लेकिन मैं किसी कारण बस अपने घर का कंस्ट्रक्शन नहीं करवा पाया और मैं चला गया 2023 में। अब 2023 में होगा क्या, हम इस सेम एस्टिमेटेड कॉस्ट के साथ कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 2023 के अंदर कुछ मटेरियल्स ऐसे होंगे जिसके रेट में चेंजेस आए होंगे ना। तो रेट में अगर चेंजेस आए होंगे तो ये एस्टिमेटेड कॉस्ट भी उसकी वजह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी ना, क्योंकि कुछ मटेरियल के रेट्स फ्लक्चुएट हुए हैं, बढ़े हैं, कुछ के कम हुए। क्लियर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने एस्टीमेट को रिवाइज करना पड़ेगा। क्लियर, तो ये हमारा क्या कहलाता है, रिवाइज एस्टीमेट कहलाता है। तो मैंने क्या बोला है कि ये जो रिवाइज एस्टीमेट आपका होता है, ये भी आपका एक डिटेल्ड एस्टीमेट होता है, prepared as fresh when the original sanctioned detailed estimate exceeded by 10% or more, either due to the rate being found insufficient or due to some other reasons। क्लियर, तो बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से हम 10% एक्स्ट्रा बढ़ा के एक नया फ्रेश एस्टीमेट बनाते हैं, फ्रेश सैंक्शन डिटेल्ड एस्टीमेट हम बनाते हैं, जो हमारा रिवाइज एस्टीमेट कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला, व्हेन देयर आर मटेरियल डेविएशन फ्रॉम ओरिजिनल प्रपोजल इवन द कॉस्ट इज मीट फ्रॉम द प्रीवियस एस्टीमेट। क्लियर, तो ये भी चीज आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्या बोला है, रिवाइज्ड एस्टीमेट जो आपका होता है, इसमें आपको स्टेटमेंट भी यहाँ पे देना है, रिवाइज्ड रेट भी आपको प्रोवाइड करना है। क्लियर, एक्सेस और सेविंग सैंक्शन अमाउंट भी आपको बताना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे होती हैं। आप सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को समझो। सप्लीमेंट्री एस्टीमेट को सिंपल से शब्दों में आप ये समझो कि जैसे आपने यूनिवर्सिटी, जब आप बीटेक कर रहे होगे तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपने पेपर लिखे होंगे, अपने एग्जाम्स दिए होंगे, तो उसके अंदर आपको एक 32 पेज की कॉपी मिलती थी। अगर वो कॉपी फिल हो जाती थी तो आपको क्या मिलता था, एक एक्स्ट्रा कॉपी आप लेते थे, एक सप्लीमेंट्री कॉपी आप लेते थे, जिसके अंदर आप एडिशनल क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। फिर क्या करते थे, जो एडिशनल क्वेश्चंस आता था तो उस मेन कॉपी के साथ उसको बांध देते थे। क्लियर, तो सिंपल सा यहाँ पे ये आया कि एस्टीमेट तो आपने बना लिया है अपने काम का, जैसे बिल्डिंग वर्क आप कर रहे हो, आप उसका पूरा का पूरा काम का एस्टीमेट आपका बन गया है, लेकिन हुआ क्या कि कुछ वर्क आपका एक्स्ट्रा निकल के आया और वो एस्टीमेट में इंक्लूड नहीं हुआ है, तो उस एक्स्ट्रा वर्क का अलग से आप क्या करोगे, एक एस्टीमेट बनाओगे और उसको ओरिजिनल के साथ क्या कर दोगे, अटैच कर दोगे। तो ये आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहलाता है। ये आपका क्या कहलाता है, ये आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहलाता है। तो सिंपल सा यही है आपका कि सप्लीमेंट्री एस्टीमेट क्या कहलाता है, दिस इज अ फ्रेश डिटेल्ड एस्टीमेट ऑफ द एडिशनल वर्क। आप अगर सिंपल सी इस लाइन को भी याद रख लोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा, बहुत ज़्यादा थ्योरी याद रखने की जरूरत नहीं है। इसी को शॉर्ट नोट बोलते हैं। जब आप शॉर्ट नोट बनाते हो तो यही चीज़ आपको याद रखना है कि भाई जो एडिशनल वर्क होता है उसके लिए जो फ्रेश डिटेल्ड एस्टीमेट आपका बनता है, क्लियर, और उसका जो एडिशन होता है वो ओरिजिनल के साथ हो जाता है, तो ये आपका सप्लीमेंट्री एस्टीमेट कहलाता है। क्लियर, तो बाकी के जो पॉइंट लिखे हुए हैं, ठीक है, बाकी तो और पूरी थ्योरी लिखी हुई है इसमें, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है, बस आप तो इतना याद रख लो। ठीक है, इतना भी आप याद रखोगे तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आप याद रख लो। नेक्स्ट आपका जो होता है रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट होता है। अब एस्टीमेट तो बन गए हैं, सारी चीज़ें हो गई, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, लेकिन होता ये है कि भाई बिल्डिंग बनाने के बाद होगा क्या, उस बिल्डिंग को कुछ समय तक एक प्रॉपर फिट कंडीशन के अंदर आपको रखना है, और अगर फिट कंडीशन के अंदर आपको रखना है तो उसका प्रॉपर मेंटेनेंस होना चाहिए। अब प्रॉपर मेंटेनेंस करेगा कौन, तो प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए भाई यहाँ पे सैंक्शन एस्टीमेट के साथ कुछ अमाउंट प्रोवाइड किया जाता है कि भाई आपको इसको फिट कंडीशन में रखना है तो आपको मेंटेनेंस भी देखना है। आपने देखा होगा मेंटेनेंस के भी आपके टेंडर्स निकाले जाते हैं। ठीक है, तो मेंटेनेंस के जो टेंडर्स आपके निकाले जाते हैं, ये सारी चीज़ों की अगर मैं आपसे बात करूँ तो एक इसके अंदर आते हैं, रिपेयर एंड मेंटेनेंस एस्टीमेट के अंदर आते हैं। क्लियर, जैसे कि इन ऑर्डर टू कीप द स्ट्रक्चर
road building etc in proper condition, annual repair and carried out annually for which an estimate is prepared। तो एनुअल रिपेयर का आप अमाउंट यहाँ पे निकालते हो एनुअली कि कितना खर्चा आएगा, उसके हिसाब से आप यहाँ पे ये एस्टिमेट को प्रिपेयर कर देते हो। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द वर्क इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द सेम फॉर द प्रॉपर फंक्शन एंड फॉर द सेम एन एस्टिमेट इज प्रिपेयर्ड फॉर आइटम्स विच रिक्वायर्ड रिन्यूअल रिप्लेसमेंट रिपेयर्स। क्लियर? तो ऐसा नहीं है कि पूरे स्ट्रक्चर के लिए ये बनाना है। जैसे कि एक बिल्डिंग आपने बनाई, उसका कलर खराब हो सकता है, ग्लास लगाए तो ग्लास आपका जो है ग्लास की रिपेयरिंग हो सकती है। हो सकता है कि टेरेस की टाइल्स आपकी खराब हो रही तो उन टेरेस की टाइल्स का आपको रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। तो इन्होंने बोला है कि हम सिर्फ उस पार्ट्स के लिए ये चीज़ प्रिपेयर करते हैं जिसका रिन्यूअल रिक्वायरमेंट होता है, प्लेसमेंट रिक्वायरमेंट होता है और रिपेयर रिक्वायर्ड होता है। क्लियर? तो उसके लिए आपको ये चीज़ यहाँ पे करना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, एनुअल रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसी को आप AR और AM एस्टिमेट भी बोलते हो। क्या बोलते हो? AR एंड AM एस्टिमेट भी बोलते हो। अच्छा, यहाँ पे आप क्वेश्चन एक और आता है कि जो AR आपका होता है एनुअल रिपेयर और एनुअल मेंटेनेंस, ये जो आपका एस्टिमेट होता है इसके लिए जो यहाँ पे परसेंट इन्होंने बोला है ना कि भाई एनुअल रिपेयर के लिए और इसके लिए 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। किससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 2.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्लियर? तो ये आपके टाइप ऑफ एस्टिमेट जो थे वो आपके कंप्लीट यहाँ पे हो गए हैं। अब अपन एक कंप्लीट एस्टिमेट का स्ट्रक्चर यहाँ पे समझेंगे कि कंप्लीट एस्टिमेट का हमारा जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है। तो कंप्लीट एस्टिमेट की अगर मैं आपसे बात करूं तो कंप्लीट एस्टिमेट के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड की जाती हैं। सबसे पहले आप देखो, कॉस्ट ऑफ लैंड यहाँ पे आया है, PS एंड कॉन्टीजेंसीज एट 5% आपका यहाँ पे आया है, लीगल एक्सपेंसेस बिटवीन ऑनर एंड कॉन्ट्रैक्टर ये भी तो इंक्लूड होंगे, और साथ ही साथ कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर। तो ये चीजें आपकी इंक्लूड की जाती हैं कंप्लीट एस्टिमेट के अंदर। अगर कॉस्ट ऑफ लैंड की मैं बात करूं तो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ लैंड कितना आया है, सर्वे करने का कितना कॉस्टिंग आपका लगा था, कॉस्ट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ डीड एंड एग्जीक्यूशन ऑफ डीड, जो डीड साइन होती है। क्लियर? और ब्रोकरेज वगैरह आप जो देते हो तो भाई वो भी तो आप शामिल करते हो। ऐसा तो नहीं है कि आप घर लेने के गए, 75 लाख रुपए का घर था, 2 लाख रुपए आपने ब्रोकरेज दी तो आपने बोला अरे वो तो 2 लाख ब्रोकरेज गई। ऐसा तो नहीं है ना, आप यही बोलोगे ना कि भाई मेरे को तो 77 लाख का ये घर पड़ा है, 77 लाख रुपए दिए मैंने इस घर को परचेज करने के लिए। क्लियर? तो कॉस्ट ऑफ लैंड में ये तीनों चारों चीजें आपकी इंक्लूड होती हैं। और कॉस्ट ऑफ स्ट्रक्चर में अगर मैं बात करूं तो देखो, कॉस्ट ऑफ मटेरियल इसके अंदर आ जाता है, कॉस्ट ऑफ लेबर इसके अंदर आ जाता है। क्लियर? कंसल्टिंग इंजीनियरिंग फीस आपकी यहाँ पे आ जाती है कि जैसे आपने प्लान को प्रिपेयर करवाया है कि आपने कॉस्ट ऑफ सुपरविजन यहाँ पे दी है। क्लियर? और जो आपका वाटर हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, कंसर्न्ड अथॉरिटी से आपको क्या लेना है, परमिशन लेना है, तो उसकी जो फीस वगैरह चार्जेस वगैरह लगेंगे तो वो भी तो हो गया। तो एक तरीके से अगर आप देखोगे तो ये आपका पूरा का पूरा कंप्लीट एस्टिमेट होता है। मतलब एक एस्टिमेट अगर आप करोगे ना तो ये आपकी टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट निकल के यहाँ पर आएगी। ठीक है, आप ध्यान से देख लो इस चीज को, ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे निकल के आएगी। क्लियर? तो यहाँ पे आज का जो हमारा लेक्चर था इसके अंदर हमने एस्टिमेट को समझा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं एस्टिमेट करने के लिए। नेक्स्ट हमने पर्पस समझे कि एस्टिमेट का पर्पस क्या क्या है, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे समझा है कि टाइप ऑफ एस्टिमेट हमारे कितने प्रकार के होते हैं, और नेक्स्ट हमने यहाँ पे समझा है कि कंप्लीट एस्टिमेट का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्लास में अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, और जैसे ही अपनी 1-2 वीडियो हो जाएंगी तो फिर अपन क्वेश्चन लेके आएंगे कि जो जो टॉपिक्स अपन ने पढ़ लिए हैं इस बेसिस पर प्रीवियस ईयर में आपसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में आपकी हेल्प कर रही है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।